नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार जेवर स्टडी में, जिसमें हम आज आपके लिए लाए हैं एक बार फिर एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो भारत पर आक्रमण हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले तो जो पॉइंट है आपका वो है फर्स्ट पॉइंट कि मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत पर जो सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था वो अरबों का आक्रमण था, जो कि भारत पर हुआ था। उस समय अरब पर खलीफा शासन होता था। तो दोस्तों, खलीफा शासन में ही सर्वप्रथम भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था। और अगर खलीफा की बात करें तो खलीफा वो होता था जो मोहम्मद साहब की गद्दी पर बैठकर शासन करने वाला व्यक्ति, जो कि खलीफा कहलाता था। और अगर प्रथम खलीफा की बात करें तो प्रथम खलीफा अबू बकर, जो कि अरब के प्रथम खलीफा थे। और अपने भतीजे को भारत पर आक्रमण करने के लिए आ, प्रयास करने वाला जो खलीफा थे वो अल हज्जाज थे, अल हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि अरब के खलीफा थे। और उन्होंने ही अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को विवश किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए और इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए। तो दोस्तों, जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अल हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा था और अपने चचा अल हज्जाज की बेटी से प्रेम प्रसंग के कारण उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों, अल हज्जाज की जो बेटी थी जुबैदा, उससे शादी करके उसने शर्त रखी थी कि इससे शादी कर जुबैदा से शादी करने के बाद ही वो भारत पर आक्रमण करेगा। और शादी करके उसको 712 ईस्वी में भारत के लिए आक्रमण करने के लिए निकला। और सर्वप्रथम भारत के सिंध प्रांत में, जहाँ के राजा दाहिर सेन थे, दाहिर सेन के जो कि ब्राह्मण वंश के राजा थे, दाहिर सेन के राज्य में यानी प्रांत में उसने आक्रमण किया 712 ईस्वी में। और 712 ईस्वी में उसकी उम्र कुल 17 साल थी। 17 साल की उम्र में उसने अपना पहला आक्रमण जो कि भारत के सिंध प्रांत में किया। और सिंध के जो राजा थे वो राजा थे दाहिर सेन, जो कि ब्राह्मण वंश के राजा थे। और उसने बहुत बुरी तरीके परास्त किया था राजा दाहिर सेन को 712 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में राजा दाहिर सेन एवं उनके पुत्र जय सिंह दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दो मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों की हत्या कर दी और उनकी पत्नी रानी लाडी और बेटी उनकी बेटियां जो थीं सूर्या देवी एवं परमल देवी, तीनों को बंदी बना लिया गया, बेटी एवं उनकी पत्नी को, और खलीफा के सामने पेश करने के लिए भेज दिया गया उनको बंधक बनाकर। और उसके बाद बात करें तो जब इनको खलीफा के सामने पेश किया गया तो उनकी पुत्रियों ने अपने पिता और भाई का मृत्यु का बदला लेने के लिए खलीफा से कहा कि इन्होंने हमें पहले अपने साथ 3 दिन रखा है और दाग लगाया और बाद में आपके सामने आपके लिए पेश किया गया, तो इनको इसके लिए सज़ा दी जाए। जिसके लिए खलीफा ने क्रोध में आकर इनको मृत्युदंड दे दिया, मोहम्मद बिन कासिम को। और दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर यानी गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर जो था उसको लागू किया था। तो दोस्तों, सिर्फ 20 वर्ष की अवस्था में 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये था भारत पर प्रथम जो अरब का आक्रमण हुआ था, अरबों का। और उसके बाद जो आक्रमण की बात करें तो दूसरा जो आक्रमण था वो तुर्कियों का आक्रमण था, जो कि मध्यकालीन भारत पर तुर्की का आक्रमण जो था वो उसकी बात करें, अब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सर्वप्रथम पॉइंट है कि तुर्की जाति के लोग
पहले अरबों की सेना में शामिल थे और अवसर मिलते ही उन्होंने अपने स्वयं के शासन को शक्तिशाली बनाया और स्वयं को मजबूत करते करते उन्होंने तत्कालीन जो शामानी साम्राज्य के अरब शासकों का एक गुलाम जो था अलब्तगीन जिसका नाम था, वो अपनी प्रतिभा के बल पर खुरासान का सेनापति बन गया। जी हाँ दोस्तों, तो सर्वप्रथम जो तुर्की साम्राज्य की है शुरुआत यहीं से होती है। अलब्तगीन ने ही तुर्क साम्राज्य की स्थापना की और जो कि साम्रानी साम्राज्य था उससे अलग होकर एक अलग शासन की व्यवस्था की और सामानी साम्राज्य के पतन के बाद ही जो अलब्तगीन ने एक पृथक वंश यानी गजनी वंश की स्थापना की और उसकी राजधानी गजनी को ही बनाया। तो दोस्तों इस तरह गजनी वंश की स्थापना ही जो कि अलब्तगीन के द्वारा की गई। और दोस्तों अगर बात करें आगे तो अलब्तगीन की मृत्यु के बाद जो गजनी वंश पर कुछ समय तक परीतगीन यानी अबू बकर ने शासन किया और उसके पश्चात अलब्तगीन के दामाद यानी सुबुक्तगीन जो कि 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों अलब्तगीन के बाद उसका दामाद यानी पूर्ण रूपेण शासन उसके दामाद का था जो कि उसने परीतगीन को हटाकर स्वयं गजनी का शासक बना 977 ईस्वी में। तो दोस्तों उसके बाद सुबुक्तगीन के शासनकाल में ही जो प्रथम तुर्की आक्रमण था वो भी सिंध पर ही हुआ था जो कि 986 ईस्वी में हुआ था और उस समय जो सिंध के राजा थे वो राजा जयपाल थे। तो दोस्तों राजा जयपाल के विरुद्ध जो सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था उसके बाद उसे संधि करने पर मजबूर होना पड़ा और उसके बाद सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। अगर बात करें तो कहा जाता है कि सुबुक्तगीन की मृत्यु बहुत ही भयंकर तूफान के कारण सेना के साथ फंसे होने के कारण हुई थी जो कि सिंध पर ही आक्रमण करने आ रहे थे और तूफान में इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद उसका पुत्र यानी महमूद गजनवी जो कि 27 वर्ष की अवस्था में गजनी की गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी के शासक बना और महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्ला ने गजनी पद को मान्यता दी और उसे यामीन उद दौला या यामीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। तो दोस्तों महमूद गजनवी पहला शासक था जिसे बगदाद के खलीफा ने गजनी के पद की मान्यता दी और उसे यामीन उद दौला या यामीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। तो दोस्तों अब उसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर जो पहला आक्रमण था वो 1001 ईस्वी को सिंध के ही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। तो दोस्तों उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया जो 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक किए गए और पहला आक्रमण उसका सिंध के राजा शासक जयपाल के ही विरुद्ध था जिसमें जयपाल की हार हुई थी और इस युद्ध के बाद जयपाल ने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों इस तरह महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया जो कि पहला उसका सफल आक्रमण था 1001 ईस्वी में। उसके बाद महमूद गजनवी का जो सबसे चर्चित आक्रमण की बात करें तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र पर जो उसने आक्रमण किया था, सबसे ज़्यादा धन उसमें लूटा था और जो मंदिर की भगवान शंकर की जो मूर्ति थी सोमनाथ जी की उसको बहुत ही क्षति पहुंचाई थी और इस कारण उसे बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस युद्ध में यानी इस आक्रमण में उसने सर्वाधिक धन लूटा था, सर्वाधिक संपत्ति लूटी थी जिसे कुछ जाटों ने भी उससे लूटा था। जब वो वापस जा रहा था तो कुछ जाटों ने उसका हमला किया था उस पर और उन जाटों के हमले को उसने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हमला किया था और उनको पराजित किया था। तो दोस्तों इसका महमूद गजनवी का जो सबसे चर्चित आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो हुआ था उसके बाद
सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी पहला शासक था, यानी सुल्तान था। जी हाँ दोस्तों, महमूद गजनवी ने ही सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी और ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और महमूद गजनवी के अगर दरबार में जो प्रमुख विद्वान थे उनकी बात करें तो फारूकी, फिरदौसी, उतबी एवं अलबरूनी। जी हाँ दोस्तों, महमूद गजनवी के दरबार में जो विद्वान थे और ये विद्वान जो कि भारत भी आए थे, वो आपके फारूकी, फिरदौसी, उतबी एवं अलबरूनी थे। तो दोस्तों, अगर इनकी किताबों के बारे में बात करें तो अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की एवं जिसमें भारत संबंधी विवरण है, एवं फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। और यदि अरबों के आक्रमण की बात करें तो दोस्तों, अरबों का जो आक्रमण है वो आपकी चचनामा नामक पुस्तक में विवरण उसका दिया हुआ है, जो कि उसमें भारत संबंधित आक्रमण जो कि अरबों द्वारा किए गए थे उनकी विवरण जो कि चचनामा में है। और आपका किताबुल हिंद यानी जो कि अलबरूनी की पुस्तक है उसमें तुर्कियों के संबंधित यानी महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किए उनका विवरण दिया हुआ है। और दोस्तों, महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी और जो आखिरी आक्रमण था उसका भारत के विरुद्ध वो 1027 ईस्वी में जो कि जाटों के विरुद्ध उसने किया था। और अब बात करें तो महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। और उसके बाद आता है आपका जो कि आक्रमण हुए थे अफ़गानी आक्रमण, यानी अफ़गानों द्वारा जो कि हुआ था। और अफ़गानों की बात करें तो आपका गजनी के ही अधीन एक छोटा सा राज्य था जो कि गौर, और गौर जो कि गजनवी के ही वंशजों के अधीन राज्य था, उसे जीतकर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी को गौर को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ का शासक बना। और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी को गौर वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, अब बात करें भारत में जो मोहम्मद गौरी का पहला सफल जो आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में था, लेकिन 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध था जो कि मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया था। और उसके बाद सन 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण था जो कि पाटन के विरुद्ध था और जिसमें भीमदिति ने इनको बुरी तरह परास्त किया था। भीमदिति जो कि सोलंकी वंश के राजा थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को यानी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में पराजित किया था। और उसके बाद इन्होंने 1191 ईस्वी में चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के चौहान थे, तो उनके विरुद्ध था जो कि तराइन नामक स्थान पर हुआ था, जिसे तराइन का युद्ध भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जिसमें बुरी तरीके हार हुई थी मोहम्मद गौरी की और पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुए थे। और कहा जाता है कि इस जो जीत थी उसमें मोहम्मद गौरी की बहुत बुरी तरीके हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में 7 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था, यानी 7 करोड़ रुपए की धन संपत्ति जो कि गौरी से लूटी गई थी और उसे उन्होंने अपने ही सैनिकों में बांट दिया था। और उसके बाद 1192 को जो कि तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच में, जो कि तराइन नामक स्थान पर ही हुआ था। और उसमें गहड़वाल वंश के जो अंतिम शासक थे जयचंद, उनके मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाने के कारण इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और दोस्तों, कहा जाता है कि जयचंद जो कि राजा थे गढ़वाल वंश के, उनकी पुत्री के अपहरण के कारण जो कि संयोगिता थी जिसका पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया था, उसका बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया था राजा जयचंद ने। और 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उस युद्ध में हराकर पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध से उन्होंने उस बात का बदला लिया और मोहम्मद गौरी विजयी हुए। तो दोस्तों, अब मोहम्मद गौरी का जो अंतिम युद्ध था भारत में
वो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध था, जो कि राजा जयचंद के विरुद्ध था, और इसमें भी गौरी विजय हुए थे। यानी मोहम्मद गौरी जो थे वो इस युद्ध में, यानी जिसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है, उसमें इनकी जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। और राजा जयचंद बुरी तरह के प्रभावित हुए थे, बहुत बुरी हार हुई थी इनकी, और इनका पूरा शासन समाप्त हो गया था। वहीं से मोहम्मद गौरी की दिल्ली, पंजाब, अजमेर आदि भारत के संपूर्ण राज्य में इनका अधिकार हो गया था। और भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना की बात करें तो वो मोहम्मद गौरी ने ही नींव डाली थी भारत में। और जो कि मोहम्मद बिन कासिम का सपना अधूरा रह गया था, वो मोहम्मद गौरी ने पूरा किया। और इस तरीके जो कि आक्रमण हुए भारत में, और 1202 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपने विजित प्रदेशों को अपने गुलाम जो कि ताजुद्दीन यिल्दिज, नसीरुद्दीन कुबाचा एवं कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वापस गौर लौट गया। कहा जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो बहुत ही प्रिय गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, और इन तीनों में विजित प्रदेशों को बांटकर मोहम्मद गौरी 1202 ईस्वी में, क्योंकि 1202 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के जो बड़े भाई थे, जो कि गौर के शासक नियुक्त थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, और 1202 ईस्वी में इसने जाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, 1206 ईस्वी में झेलम नदी के किनारे खोखर नामक कबीले के जाटों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी और इन्हें मार दिया। और उसके बाद मोहम्मद गौरी का अंत हो गया 1206 ईस्वी में। और मोहम्मद गौरी के अंत के बाद भारत में सल्तनत काल की शुरुआत हुई। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गौरी के ही गुलाम, यानी जो प्रिय गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में सल्तनत काल की स्थापना हुई थी, और इन्होंने दास वंश यानी गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं समाप्त होता है, और अगले सेशन में हम इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ वापस आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।